नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहु के खाना नंबर 5 के बारे में कि राहु खाना नंबर 5 में अगर होता है तो किस तरह के जो रिजल्ट रहते हैं, क्या पॉजिटिव रिजल्ट हैं, क्या नेगेटिव रिजल्ट हैं। आज हम सारी चर्चा आज राहु 5 खाना नंबर 5 के बारे में ही करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि खाना नंबर 5 जो होता है वो सूर्य का स्वामित्व का घर है और यहाँ पर खाना नंबर 5 में जब राहु होता है तो वो सूर्य के खाने में होगा, यानी कि सूर्य के प्रभाव के अंदर होगा। अगर राहु यहाँ पर शुभ है, शुभ के जो मेन कंडीशंस हैं वो यही हैं कि राहु खाना नंबर 5 में है और राहु जो है मान लीजिए शनि यहाँ पर जो है पहले घरों में है, पहले घरों में यानी कि शनि यहाँ से ऊपर हो, खाना नंबर 4 में हो, खाना नंबर 2 में हो, तब यहाँ पर जो होगा राहु शुभ हो जाएगा। अगर मान लीजिए राहु पर बृहस्पति यानी कि बृहस्पति लगन में हो, तब यहाँ पर जो है राहु अच्छा हो जाता है। राहु, केतु और शनि, इन तीनों को हमें समझ के चलना पड़ेगा कि अगर ये कुंडली में अच्छे हैं तो यहाँ पर जो है इन तीनों की सपोर्ट की वजह से यहाँ पर इन तीनों पर मंदे प्रभाव नहीं रहते हैं। पांचवा घर जैसे कि सूरज का है जो कि नर औलाद का कारक है। राहु यहाँ होने पर औलाद की पैदाइश में कहीं ना कहीं विघ्न या कुछ ना कुछ दिक्कतें देता है। हो सकता है ऐसे लोगों की औलाद देर से होती हो सकता है कि ऐसे लोगों की वाइफ के जो है मिसकैरेजेस या फिर अबॉर्शंस वगैरह हो जाते हों या फिर प्रेगनेंसी होने में डिले हो रही हो। खाना नंबर 5 में अगर राहु शुभ हो तो ये अच्छी एजुकेशन देता है और इंसान को जो है अध्यात्म से जोड़ के रखता है। ऐसे इंसान जो है काफ़ी ब्रह्म ज्ञानी टाइप के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है धर्म कर्म में बिलीव रखते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है राहु यानी कि शनि, मान लीजिए नेगेटिव यानी कि शनि अगर मान लीजिए बाद के घरों में पहुंच जाए, जैसे कि मान लीजिए राहु खाना नंबर 5 में है और शनि खाना नंबर 6 में पहुंच गया, या फिर शनि ही खाना नंबर 1 में लगन में बैठ के नीच हो रहा हो, तो यहाँ पर जो है राहु मंदा हो जाएगा, जिस वजह से ये औलाद के विघ्न देगा और साथ में आपकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक डालेगा। आपकी एजुकेशन कहीं ना कहीं अधूरी रह सकती है, एजुकेशन में कहीं ना कहीं किसी तरह के ब्रेक आ सकते हैं। आपकी जो है सोच वगैरह में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रह सकती है। ऐसी सोच हो सकती है कि आप चिड़चिड़े हों, किसी की बात ना सुनते हों, अपनी ही चलाने वाले हों। ऐसे सब चीज़ें अमूमन देखने को आती हैं। खाना नंबर 5 के राहु के बारे में ये कहा गया है कि मान लीजिए जैसे कि किसी के खाना नंबर 5 में मान लीजिए कोई मर्द है जिसके खाना नंबर 5 में राहु है और उसके यहाँ लड़का संतान पैदा हो जाती है, तो वो अपने बाबा यानी कि दादा पर काफ़ी ज़्यादा भारी होगा। कई बार तो ऐसा केस देखा जाता है कि संतान होने के बाद उसके दादा की मृत्यु हो गई हो, संतान जैसे लड़का संतान होने के बाद उसने अपने दादा का मुंह ही नहीं देखा। तो ये सब चीज़ें राहु खाना नंबर 5 का देता है। और राहु खाना नंबर 5 की एक मुख्य पहचान होती है उसकी पेट या फिर पीठ पर जो होगा आपको काला निशान या काला तिल जरूर देखने को मिलता होगा। ऐसे लोगों को जो है राहु कहीं ना कहीं अपनी निशानी छोड़ता है। खाना नंबर 5 का राहु जो है ऐसे तिल वगैरह जरूर देता है। अब राहु अगर मान लीजिए खाना नंबर 5 में मंदी हालात का है, काफ़ी ज़्यादा खराब है, तब ये क्या करेगा, सेहत और बीमारियों पर जो है आपका फिजूल खर्चा करवाएगा। आप बीमार रह सकते हैं, आपको पेट की तकलीफ़ें रह सकती हैं, मिसकैरेजेस वगैरह बार बार आम होते हैं। और जो है कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट में कहीं कोई ना कोई सिस्ट या फिर जो है उनकी इंटेस्टाइन में जो है कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। उनका डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता, उनको एसिडिटी या फिर एसिड इन्फ्लक्स की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। खाना नंबर 5 के राहु के लिए एक सबसे बड़ी हिदायत ये दी जाती है कि जिनके भी खाना नंबर 5 में राहु हो तो वो औलाद की पैदाइश पर या फिर औलाद के जन्मदिन वगैरह पर जैसे कोई खुशियां मनाते हैं तो ऐसे केस में वो मिठाई ना बांटें। अगर वो मिठाई बांटेंगे तो यहाँ पर राहु का मंदा प्रभाव शुरू हो जाएगा। राहु यहाँ पर बैठा जो कि कुछ ना कहने वाला होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे रिजल्ट देगा कि आपकी औलाद पर वो चीज़ें मंदी साबित होंगी। तो ऐसे केस में मान लीजिए किसी के औलाद किसी तरीके से पैदा हो भी जाती है तो सबसे पहले नमकीन बांटे। नमकीन यानी कि नमक जिनमें खाने की चीज़ें होती हैं, मीठे की जगह नमकीन की कोई भी वस्तु पहले बांटे, उसके बाद ही मीठे के बारे में सोचे। तो पहली बात तो यह है मीठा आप बांटे ही ना। नमकीन आजकल बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप मार्केट से लेके आप बांट सकते हैं। मीठा बांटेंगे तो यहाँ पे संतान के लिए प्रॉब्लम आएगी और संतान संबंधी जो है दिक्कतें आपके सामने आएंगी। खाना नंबर 5 में अगर राहु हो और खाना नंबर 9 में अगर शनि हो
तब ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि मान लीजिए खाना नंबर 5 में अगर राहु है और 9 नंबर का शनि जो है राहु को सपोर्ट देगा, यानी कि जो औलाद संबंधी विघ्न होंगे, जो आपकी एजुकेशन संबंधी विघ्न होंगे, पांचवा खाना कुंडली का बात की जा रही है, उस खाने के संबंधी पूरे के पूरे नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनि को जो है बच्चे खाने वाला सांप भी कहा जाता है खाना नंबर 5 में, और खाना नंबर 5 में बैठे राहु के साथ, उसके एजेंट के साथ ही जब वो कनेक्शन बनाएगा, तब यहाँ पर जो है औलाद के जो विघ्न और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर देगा। बार बार गर्भपात करवाएगा, यानी कि औलाद पैदा होने में, रोड़ा अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे बताई गई है कि नर औलाद के पैदा होने के बाद औरत की सेहत, यानी कि जब कोई लड़का खानदान में पैदा होता है जिसके खाना नंबर 5 में राहु है, तो ये 12 साल तक जो है अपनी माँ की, यानी कि अपनी माता की सेहत पे काफ़ी ज़्यादा भारी रहता है। तो ऐसे इंसान अपनी माता की सेहत को बिगाड़ते हैं, क्योंकि खाना नंबर 5 का राहु यहाँ पर जैसे ही नर औलाद की एक जन्म होगा, तब यहाँ पर जो है राहु एक नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी माता पे डालेगा, अपनी माँ की स्वास्थ्य पे वो कहीं ज़्यादा दिक्कतें खड़ी करता है। आपने देखे होंगे कि औलाद का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद से ही जो माता है कई बीमारियों में फंस जाती है, उनको बीमारियां कई तरह की हो जाती हैं। हो सकता है उसको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है उनको हड्डियों की प्रॉब्लम्स हो जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अमूमन देखने को आती है लड़का औलाद पैदा होने के बाद माता के ऊपर। अब राहु खाना नंबर 5 वालों के लिए स्पेशल हिदायतें क्या होती हैं? राहु खाना नंबर 5 वालों के लिए स्पेशल हिदायतें ये होती हैं कि पहली बात तो वो दक्षिण मुखी मकान में कभी ना रहें, क्योंकि दक्षिण मुखी मकान में रहेंगे तो राहु 5वां खाना वाला जो बैठा है, राहु 5वें खाने में, वो उनके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम लेकर आता रहेगा, चाहे वो औलाद के रूप में लेकर आता हो या बीमारियों के रूप में लेकर आता हो, फिजूल खर्चियां और धन बर्बादी करवाता हो, ऐसी चीज़ें वो अमूमन करवाता ही रहता है। अब हमने ये सब चीज़ें समझी कि औलाद और एजुकेशन, 5वां घर, अच्छे मंदे सब चीज़ों के बारे में समझा। अब इसके कुछ उपाय भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि उपायों को भी साथ साथ जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, उपायों की अगर बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पर चांदी यानी कि चंद्रमा से राहु को कंट्रोल करते हैं। तो आपने सॉलिड हाथी यानी कि ठोस हाथी के बारे में सुना होगा, लोग घर में रखते हैं। उसके पीछे कंसेप्ट भी मैं आज आपका क्लियर कर देता हूँ कि कंसेप्ट क्या है रखने का हाथी को घर में। देखिए, खाना नंबर 5 पे बैठा राहु जो है, जो सूर्य के घर में होगा, तो सूर्य के स्वामित्व वाली जगह पर होगा, और राहु और सूर्य की आपस में नहीं पड़ती है, ये आपस में शत्रु ही कहलाते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि राहु को कंट्रोल करने के लिए हमें चंद्रमा की मदद लेनी पड़ेगी, यानी कि चांदी। तो आप ये जानते ही हैं कि जितने नवग्रह हैं, सब हमारे ग्रह हैं, उन सब ग्रहों ने कसम खाई हुई है कि माता के घर में जाके, माता की गोद में जाके वो शरारत नहीं करेंगे। माता के चरणों में जैसे ही आते हैं, सब अपनी शरारत भूल जाते हैं। तो यही एक कंसेप्ट है, इसके पीछे यही कंसेप्ट है कि चंद्रमा का हाथी, यानी कि उस हाथी को हमने पूरा का पूरा, हाथी यानी कि राहु को हमने पूरा का पूरा चंद्रमा से कंट्रोल करके, हमने उसकी शेप देके उस राहु को हमने चंद्रमा के द्वारा कंट्रोल किया। अब इसके पीछे कंसेप्ट आता है कि आप सूंड ऊपर रखें या सूंड नीचे, या पैर आगे या पीछे। अब इसके पीछे भी मैं कंसेप्ट आपको बता दूं कि देखिए, जब आप एक्साइटेड होते हैं तब आप नाचते हैं, ठीक है ना, यानी कि आपके हाथ पैर हिलते हैं, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। जब जानवर एक्साइटेड होता है, जैसे कि हाथी, जब वो एक्साइटेड होता है या कुछ भी होता है, तो अपनी सूंड ऊपर उठाता है, यानी कि वो हाथी, सूंड ऊपर उठाया हुआ हाथी ऐसा होता है जो कि एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना में होता है। वही केस हम राहु 5वें के साथ जोड़ेंगे कि राहु खाना नंबर 5 में हमने उसको उत्तेजित रखना है, एक्साइटेड रखना है, कि हमने उसको ठंडा यानी कि काम रखना है। तो उसको अगर हम काम रखेंगे, ठंडा रखेंगे, तो उसकी सूंड नीचे होगी और एक स्लो मोशन में चलता हुआ वो आगे होगा, यानी कि उसका जो राइट पैर है वो आगे होगा, सूंड नीचे होगी। तो इससे आप समझ लीजिए कि राहु चुपचाप अपने काम से जा रहा है। आप समझ ही सकते हैं कि अगर राहु खड़ा होकर सूंड ऊपर उठा रहा है और जो है करतब कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि राहु इस समय गुस्से में है, या फिर जो है वो एक्साइटमेंट में है।
तो हमने यहीं पर राहु खाना नंबर 5 को एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना की जगह उसे शांत रखना है। तो शांत रखने की जो एक मुद्रा होती है वो यही होती है कि सूंड नीचे और पैर, राइट वाला पैर आगे। तो जिन लोगों ने घर में हाथी रखना है, औलाद संबंधी, एजुकेशन संबंधी, बीमारी संबंधी, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए तो वो एक हाथी लें, जैसा कि मैंने आपको बताया, सूंड नीचे, राइट पैर आगे, और उसका वजन 60 ग्राम होना चाहिए। 60 ग्राम वजन का चांदी का ठोस हाथी, यानी कि कंप्लीट शुद्ध चांदी का हाथी लेके आप चाहे तो उसे अपने बेडरूम में रख सकते हैं, चाहे तो उसे आप पूजा रूम में रख सकते हैं, चाहे तो आप उसे पानी में डुबा के रख सकते हैं। यानी कि एक तो चांदी से हमने उसे कंट्रोल दे ही दिया, पानी में डुबाने का तात्पर्य भी यही है कि हमने उसको चांदी यानी कि चंद्रमा से सपोर्ट दी, साथ में पानी यानी कि जो पानी भी चंद्रमा का रूप है उसी में डुबा के हमने उसको रख दिया। तो यहाँ पर एक डबल चंद्रमा की स्ट्रेंथ मिल गई। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर औलाद संबंधी दिक्कतें हैं तो घर में उसको पानी में डुबा के रखिए, और अगर मान लीजिए और कोई दिक्कतें हैं, आपकी हेल्थ वगैरह की दिक्कतें हैं, सब कुछ दिक्कतें हैं, तो आप डुबा के रख सकते हैं और पानी जो है महीने के महीने चेंज कर सकते हैं। अब डुबाने के लिए कि आप किस बर्तन में डुबाएंगे, यहाँ पर भी एक कंसेप्ट आ जाता है। देखिए, डुबाने के लिए स्टील के बर्तन में तो बिल्कुल ना डुबाइए, चाहे तो आप इसको चांदी के बर्तन, चांदी की कटोरी में डुबाइए। अब चांदी यानी कि ओवरऑल चीजें आपने चंद्रमा से संबंधित ले ली, चांदी की कटोरी, चांदी यानी कि चंद्रमा यानी कि पानी, चांदी यानी कि हाथी, और हाथी यानी कि राहु। ठीक है, अब सारी चीजें आपने चंद्रमा की ले ली, तो चंद्रमा का आपने फुल सपोर्ट और फुल कंट्रोल जो है हाथी यानी कि राहु के ऊपर डाल दिया। अब यहाँ पर राहु जो मंदी शरारतों वाला होगा, मंदे हालात का होगा, आपके लिए दिक्कतें पैदा कर रहा होगा, वो यहाँ पे शांत होगा। इसके साथ साथ और भी उपाय लिखे गए हैं लाल किताब में, जिसके लिए एक चांदी का पतरा यानी कि चांदी की स्ट्रिप जो होती है, पूरी दहलीज आप जहाँ से एंटर करते हैं, घर की जो दहलीज होती है, मेन एंट्रेंस होती है, उस पे उसकी लेंथ के बराबर जो है एक चांदी की स्ट्रिप आप वहां पे दबा सकते हैं। इसके साथ साथ और एक उपाय कहा गया है, जो कि उपाय है कि अपनी ही बीवी से दोबारा से आप विधि पूर्वक शादी कर लें, यानी कि दोबारा मैरिज कर लें, तो राहु 5वें का जो मंदा प्रभाव है वो यहाँ से दूर हो जाता है। और जो एक ही दफा शादी करते हैं, ये एक जो है और रेमेडी कहलाई जाती है खाना नंबर 4 के शुक्र के बारे में। यानी कि खाना नंबर 4 में अगर शुक्र होता है तो 2 शादियां यानी कि 2 बीवियों का योग दिखाता है। तो उस केस में भी आप सेम इसी तरीके से शादी करेंगे कि यानी कि आपने शादी तो कर ली, मंदिर में गए और वहां जाके एक ब्राह्मण से आपने बोला कि हमारी दोबारा से फेरे करा दीजिए, तो अग्नि वगैरह जला के वो सिंपली आपके फेरे करा देगा। पर इसके पीछे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप शादी करें तो आपस में एक दूसरे का नाम बदल के शादी करें। जब नाम बदल के शादी करेंगे तो आपकी ये दूसरी शादी कहलाई जाएगी। तो इससे राहु मंदे का जो प्रभाव है वो यहाँ पे खत्म होता है, और जो है आपके फिजूल खर्चे और बीमारी, ये सब चीज़ों से आपको बचाव होना शुरू हो जाता है। अब अगर राहु मान लीजिए खाना नंबर 5 में जो है स्त्री यानी कि आपकी वाइफ की हेल्थ को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना है, 5 मूलियां जो है रात को आपने, मूलियां जो होंगी पत्ते सहित होंगी, वो मूलियां रात को आपने अपनी वाइफ के सिरहाने रखनी है, और सुबह उठ के वो मूलियां ले जाके आपको मंदिर में दान करनी है। इससे जो है राहु मंदे का प्रभाव दूर होता है, क्योंकि मूली जो है राहु की कारक वस्तु है। आपने सिर पे सिरहाने रखी और जो है सुबह उसे धर्म स्थान यानी कि उसे आपने धर्म स्थान में खाना नंबर 2 में जो उसे पहुंचाया, जिससे राहु मंदा जो खाना नंबर 5 का था उसके नेगेटिव प्रभाव से आपको बचाव हो सकता है। और इसके साथ साथ खाना नंबर 5 के राहु के लिए एक और उपाय बताया गया है, जो कि आपको घर में कच्ची जगह रखनी है। कच्ची जगह यानी कि आप जो है ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पर जो है शुक्र की वस्तुओं को आप स्थापित करें, जैसे कि गेहूं, जैसे कि आपका घी हो गया, या फिर जो है लाल ज्वार हो गई, या फिर कच्ची मिट्टी का स्थान। ये सब आप करेंगे तो यहाँ पे खाना नंबर 5 का जो राहु मंदा है उसके नेगेटिव प्रभाव से आपको बचाव होगा। तो दोस्तों, ये पोस्ट में मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की है, जिससे कि राहु 5वें जिनके भी है उनको वो आप रिलेशन कर सकें, और ये उपाय करके जो है खाना नंबर 5 के राहु से आप बचाव कर सकें। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कुछ पोस्ट में जो है
आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि दृष्टियाँ क्या हैं, पहले सबसे पहले ग्रामर पढ़ें और दृष्टियों को समझें, ताकि मेरे बताए हुए मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मैं आपको बेसिक ही समझाता रहूँगा तो मेरी बताने की जो चीज़ हैं, जो आपके इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के हैं, वो कहीं न कहीं रह जाएँगी। क्योंकि वो वीडियो पोस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊँगा। तो आप दृष्टियों को ज़रूर समझ लें। किताबें आपके पास होंगी, नहीं तो मार्केट से आप किताबें ले आइए, पंडित बेनी माधव जी की किताबें ले आइए, या फिर जो भी जिसमें आपको स्टार्टिंग में ग्रामर पार्ट मिल जाए। सबसे पहले दृष्टियों को समझ लीजिए। लाल किताब की दृष्टियाँ और वैदिक की दृष्टियाँ सबसे अलग हैं। इनमें कोई रिलेशन नहीं है आपस में, कोई राशियों का कोई लेना देना नहीं है लाल किताब में। वैदिक से ये लाल किताब बिल्कुल हटकर है। यहाँ पे दृष्टियाँ जो भी होंगी उनको आप समझ लीजिए, ताकि मैं आपको जो भी समझाऊँ वो चीज़ें आपको आसानी से समझ आती रहें। इससे क्या होगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान होगा। अगर मैं बेसिक चीज़ें समझाता रहूँगा तो वो जो चीज़ें मैं आपको देना चाहता हूँ वो शायद ना दे पाऊँ। बाकी रही बात प्रैक्टिकल पोस्ट की, वो तो मैं टाइम टाइम पर जैसे समझता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली समझाना है तो मैं उसकी पोस्ट भी बनाता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ। मगर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप दृष्टियों को सबसे पहले समझ लें कि दृष्टियाँ एक्चुअल में लाल किताब की हैं क्या। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट पसंद आई होगी, आपने इससे जानकारी ली होगी। अपने फीडबैक, सजेशन और जो है कमेंट्स ज़रूर करते रहिए, और जो है ऐसे ही जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों के साथ लाल किताब का इन्फॉर्मेशन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।